गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज अपने डेज़र्ट एवं उसकी टोपोग्राफी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं डेज़र्ट की। तो डेज़र्ट वे साइट्स होती हैं जहाँ की सभी प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रतिकूल होती हैं और यहाँ वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक रहता है। अर्थात ऐसी साइट्स जहाँ पर सभी पर्यावरणीय या एनवायरमेंटल जो कंडीशंस होती है वो प्रतिकूल होती है और जहाँ पर वनस्पति एवं जंतुओं का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर एवं सूखे की कठिन परिस्थितियाँ पाई जाती है जो कि वनस्पति एवं जंतु दोनों के लिए ही कठिन होती है और यहाँ पर दोनों के सरवाइव करने की जो कंडीशंस होती हैं वो विपरीत होती है। तीव्र वायु की गतियाँ पाई जाती हैं एवं डेज़र्ट में वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है वो वर्षा की दर से अधिक पाई जाती हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण वायु में नमी की मात्रा भी कम पाई जाती है। अर्थात यदि ट्रांसपिरेशन की रेट अधिक होगी तो एयर में जो मॉइस्चर है वो भी कम पाया जाएगा, जिससे जो वहाँ की वेजिटेशन है वो भी कम ग्रो कर पाएगी। अर्थात इन क्षेत्रों में वनस्पति की कमी पाई जाती है। यहाँ पर सर्दियों का या अपने कहें कि कोल्ड सीज़न का जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम रहता है, क्योंकि यहाँ की नाइट अधिक ठंडी एवं दिन यहाँ के गर्म होते हैं और कभी कभी यह तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम हो जाता है, यानी माइनस में या 0 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। जबकि गर्मियों का तापमान यहाँ पर अत्यधिक रहता है जो कि 45 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस प्रकार से अपने बात करें तो यहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें फ्लैक्चुएशन अधिक पाया जाता है, यानी निरंतरता की कमी पाई जाती है। सर्दियों का तापमान कम एवं गर्मियों का तापमान अत्यधिक पाया जाता है और यहाँ पर जो हॉट सीज़न है वो अप्रैल मई और जून में अत्यधिक रहता है। और अगर विंटर सीज़न की बात करें तो ये दिसंबर और जनवरी के जो 2 मंथ होते हैं उनमें विंटर सीज़न पीक पर रहता है, जिसका तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कभी कभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी रहता है। जनवरी अत्यधिक कोल्ड मंथ होता है, यानी जनवरी में तापमान जो है वो काफ़ी गिरावट तक रहता है और वर्षा का जो वार्षिक औसत है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम रहता है। या कभी कभी अपने बात करें तो यहाँ पर वर्षा का वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर भी रहता है। और अगर राजस्थान में थार के डेज़र्ट की बात करें तो पूरा वर्ष या होल ईयर भी यहाँ पर सूखा जाता है। डेज़र्ट एरियाज़ में अपेक्षित आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो भी गर्मियों में कम रहती है तथा सर्दियों में अत्यधिक रहती है। अर्थात अत्यधिक वेरिएशन देखने को डेज़र्ट एरियाज़ में अपने को मिलता है। अगर अपनी बात करें डेज़र्ट एरिया में अपेक्षित आर्द्रता की तो वो यहाँ की नमी पर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ वायु के अंदर नमी की मात्रा कम होती है, इसलिए यहाँ की अपेक्षित आर्द्रता भी कम हो जाती है। जो वायु की गति है या जिनको सामान्य भाषा में आंधियाँ कहा जाता है, तो वायु की गति या आंधियाँ तेज़ गति से चलती हैं और जून जुलाई में ये देखने को मिलती हैं। सामान्यतः इनकी गति 136 किलोमीटर पर आवर होती है, यानी वायु की गति तीव्र होती है जो कि 136 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि दक्षिण से पश्चिम की ओर चलती है। यानी इसकी जो दिशा होती हैं वो दक्षिण से पश्चिम की ओर होती हैं और यहाँ पर सूर्य की विकिरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, जिससे यहाँ दिन का जो तापमान है वो अत्यधिक बढ़ जाता है और जो सॉइल होती है यहाँ की वो ड्राई हो जाती हैं और ड्राई होने के कारण इस सॉइल में न्यूट्रिशन की कमी या लेस न्यूट्रिशन पाई जाती है, यानी बायोमास की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट यदि अपने देखें टोपोग्राफी ऑफ डेज़र्ट, तो
टोपोग्राफी डेजर्ट के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। या अपने यूँ कहें कि जो टोपोग्राफी है वो किसी भी टाइप के इकोसिस्टम के निर्माण में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अब अपने बात कर रहे हैं टोपोग्राफी की। तो टोपोग्राफी में फर्स्ट जो पॉइंट है वो आएगा डेजर्ट फ्लैट्स। तो वर्ल्ड के कई ग्रेट डेजर्ट एरियाज़ हैं या पहाड़ियों के कटने के कारण बनते हैं। या अपने बात करें जो वर्ल्ड के जो ग्रेट डेजर्ट हैं वो पहाड़ियों के कटने के कारण बनते हैं। जो बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं वो क्या होती है, धीरे धीरे कटना शुरू हो जाती है, जो कि वर्षा के कारण कटाव से बनते हैं, जिससे कुछ स्थल समतल बन जाते हैं एवं कुछ जो डेजर्ट बन जाते हैं। डेजर्ट एरिया में बड़े बड़े रेत के जो टीले होते हैं वो देखने को मिलते हैं। इन रेत के टीलों या सैंड ड्यून्स तथा समतल भूमि में ऊंचाई का अत्यधिक अंतर पाया जाता है, जिससे कहीं पर समतल भूमि या कहीं पर पहाड़ियाँ एवं कहीं पर रेगिस्तान बन जाते हैं। तो दुनिया के कई रेगिस्तानों में विरल वनस्पति के अंदर समतल या धीरे धीरे लुढ़कते हुए विशाल देश दिखाई देते हैं। तो जो वर्ल्ड है उनमें कई देशों में रेगिस्तान देखने को मिलते हैं। जैसे अपने बात करें अफ्रीका की या ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की, तो इनमें बड़े बड़े रेगिस्तान अपने को देखने को मिलते हैं। रेगिस्तानों में इस प्रकार की ऊंचाई किसी भी भूगर्भीय प्रक्रियाओं से प्राप्त हो सकती है या होती है। उत्तरी अमेरिका के जो ग्रेट बेसिन की जो समतल घाटियां हैं, जो महाद्वीपीय अधिकांश रेगिस्तानों को समाहित कर लेती हैं। या अपने बात करें उत्तरी अमेरिका का जो ग्रेट बेसिन है उसके अंदर अधिकांश रेगिस्तान ही पाया जाता है। तो जो व्यापक फॉल्टिंग से बनती है और इसी के समानांतर रेगिस्तान की कुछ ऊंचाई में रहती है। अगर अपने बात करें सोनोरन रेगिस्तान के कुछ हिस्सों में, जैसा कि तथाकथित रेगिस्तान फुटपाथ स्तर के इलाके को कवर करता है। ये जो फुटपाथ होते हैं उनमें स्टोन भरे रहते हैं और ये स्टोनी जो फुटपाथ होते हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, जिसका कारण या रीज़न ये रहता है कि इन पत्थरों के बीच में तेज हवा जो होती है वो मिट्टी को जमा कर देती है, जिससे ये पत्थर आपस में टाइट बाइंडिंग हो जाते हैं या बंध जाती हैं और यह सॉइल धीरे धीरे इन पत्थरों को ऊपर उठा देती है। तो इस प्रकार से इन डेजर्ट फ्लैट्स के मध्य में कई जो स्टोनी फुटपाथ बन जाते हैं और ये स्टोनी फुटपाथ लंबे समय तक बने रहते हैं और ये लंबे समय तक बने रहते हैं और इन्हें बनाए रखने में जो मिट्टी है वो अहम भूमिका निभाती है। सेकंड पॉइंट इसका आएगा माउंटेन्स एंड हिल्स। तो रेगिस्तान कई बार पहाड़ों की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं और ये सैंड ड्यून की फॉर्म में होते हैं। ये बड़े पैमाने में रॉकी मास की फॉर्म में पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई भी सुविधा या कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं होती है, जैसे कि नामीबिया द्वीप में पाया जाने वाला माउंटेन्स ब्रैडबर्ग सबसे ऊंचा शिखर है, जो कि ग्रेनाइट द्वीप के रूप में घूमता रहता है और यह टिकाऊ चट्टान के रूप में पाया जाता है, जो कि लंबे समय तक क्षरण का या अपने को ख़त्म करने का विरोध करता है तथा लंबे समय तक बना रहता है। जैसे कि उत्तरी अमेरिका के ग्रेट बेसिन के दोस ब्लॉक रेगिस्तान में ऊंचे स्तर दक्षिणी पर्वत श्रृंखलाएं, जो कि 12,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर हो सकती है। तो माउंटेन्स और हिल्स में अपने रेगिस्तान के उन स्थानों को लेते हैं जो कि अपने आप को पहाड़ियों की तरह प्रदर्शित करते हैं और ये ड्यून्स की फॉर्म में होते हैं और ये बड़े पैमाने में रॉकी मास की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो इसमें अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तो नामीबिया का जो कि ब्रैडबर्ग के रूप में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, और दूसरा जो
उत्तरी अमेरिका की ग्रेट बेसिन की जो विभिन्न ब्लॉक्स की जो रेगिस्तान हैं उन्हें अपने ले सकते हैं, जिनकी ऊंचाई 12,000 फीट से भी अधिक हो सकती है। नेक्स्ट अपना है वाटर कोर्सेस। तो रेगिस्तान में जल निकासी न के बराबर या सीमित होती है। अपने देखते हैं कि रेगिस्तान में जल की कमी पाई जाती है और जल की कमी होगी तो रेगिस्तान में जल की निकासी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर महीनों या वर्षों तक धाराएं सूखी रह सकती है। इसलिए पानी के द्वारा परिदृश्य का निर्माण केवल भारी वर्षा पर ही निर्भर करता है। मीन्स ये हुआ कि यहाँ पर जल की कमी पाई जाती है या वर्षा की कमी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर बनने वाली जो परिदृश्य हैं वो नहीं बनते हैं। और ये तभी बनते हैं जब भारी वर्षा होती है और भारी वर्षा पर ही ये परिदृश्य निर्भर करते हैं। जैसे कि बलीच या खड़ी धार वाले जलकुंभी जो कि वर्ष भर सूखे रहते हैं, या रेगिस्तान के बीच स्थानीय नामों से जाने वाले क्षेत्र जैसे कि भारत में पाए जाने वाला नाला और मैक्सिको में पाए जाने वाली वाडी और अमेरिका में पाए जाने वाला वॉश इत्यादि। नेक्स्ट अपना है सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स तो रेत के टीले भी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं जो कि सामान्यतः हवा के कारण बनते हैं, जैसे कि अर्धचंद्राकार या ऊर्ध्वाधर एवं अनुप्रस्थ रूप से बनने वाले रेत के टीले इत्यादि। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, भारत में राजस्थान का थार का मरुस्थल इत्यादि। तो सैंड ड्यून्स जो रेत के टीले होते हैं वो विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं या आभास करवाते हैं, जो कि सामान्यतः हवा के कारण बनते हैं। हवाएं जो होती है वो तेज चलने के कारण या धीमी चलने के कारण ये जो रेत के टीले होते हैं विभिन्न आकृतियों को बना देते हैं, जैसे अर्धचंद्राकार टीले या चंद्राकार टीले या ऊर्ध्वाधर टीले या अनुप्रस्थ रूप से बनने वाले रेत के टीले, जैसे कि अफ्रीका का सहारा, भारत में राजस्थान का थार का मरुस्थल इत्यादि इसके एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं। नेक्स्ट अपने बात करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेजर्ट, यानी डेजर्ट का भौगोलिक वितरण। तो सहारा तुल्य उष्ण मरुस्थलों का विश्व वितरण वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण तथा स्थल एवं महासागरों के विन्यास से जुड़ा हुआ है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, जैसे कि अपनी इस साइट्स में देख रहे हैं। तो ये 15 से 35 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं और विश्व के सभी गर्म स्थलों में से करक एवं मकर रेखा होकर गुजरती है। तो वर्ल्ड के जितने भी गर्म स्थल हैं या साइट्स हैं उनमें से करक एवं मकर रेखा जरूर होकर गुजरती है। दक्षिणी अमेरिका में चिली तथा पेरू के तटवर्ती मरुस्थल एवं दक्षिणी अफ्रीका का नामीबिया तथा सारा का मरुस्थल इत्यादि इसके एग्जाम्पल अपने ले सकते हैं।